हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी प्री के उन क्वेश्चंस के विषय में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आईएएस प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बार 4 अक्टूबर को आईएएस प्री का एग्जाम हुआ और इस एग्जाम में पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उन क्वेश्चंस के आंसर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात करें, पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं कहे जा सकते। कुछ क्वेश्चन बहुत सरल थे, बहुत सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे। नो डाउट आईएएस का एग्जाम है, वो पेपर इस तरीके से बनाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में आपको उलझना पड़े। कुछ क्वेश्चन पूरी तरीके से फैक्चुअल थे, फैक्ट बेस्ड थे, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। अगर आपने कॉन्सेप्ट की अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप अच्छे से पेपर कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी रहे हैं। तो ओवरऑल मिला जुला पेपर रहा है, जैसा आईएएस के एग्जाम का नेचर है। तो एक एक क्वेश्चन की हम लोग चर्चा शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हर बच्चा पार्लियामेंट्री सिस्टम के विषय में जानता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के विषय में आप जानते हैं कि पूछा गया है इस क्वेश्चन में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज वन इन विच, तो यू नो that there is dual responsibility in parliamentary system। पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति और डुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल के प्रति, यानी लोअर हाउस के प्रति। तो ऑप्शन बी इज देयर, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ना फर्स्ट आंसर इज all political parties in parliament are represented in government. No, it is not true. Only majority party represent in government. The third option is government is elected by people and can be removed by them. This is the philosophy of democracy, not parliamentary system. The government is chosen by the parliament but can not be removed by it before the completion of fixed term. It is not there. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, बेसिकली हाउस ऑफ पीपल के प्रति होती है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन का ऑप्शन बी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बेसिक से जुड़ा हुआ, एकदम कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, which part of the constitution of India declares the ideal of welfare state? Very simple question, very simple question, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। देयर इज डीपीएसपी इन पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में लिखा गया है। एंड आर्टिकल 38 स्टेट्स दैट स्टेट शैल सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य के कल्याण को सुनिश्चित, लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। तो इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट वाज वेरी सिंपल इन नेचर। एंड द थर्ड क्वेश्चन, consider the following statement, the Constitution of India defines basic structure. The Constitution of India defines basic structure. It is wrong statement, because Constitution of India does not define the basic structure. Nowhere the concept of basic structure has been defined so far. बेसिक स्ट्रक्चर को अभी तक कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ओनली कॉन्सेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, केवल कॉन्सेप्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसकी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक नहीं दी है। तो ये आंसर शुरू से ही, ये ऑप्शन शुरू से ही गलत हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता, गलत हो गया। बाकी ये कहता है कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं, तो ऑब्वियसली फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म भी है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ऑल फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ओनली सम फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर, एंड डेमोक्रेसी
no doubt democracy is basic structure, but initially this statement is wrong. शुरू से ही ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर, जबकि आप जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है. सो 1 इज wrong. And the second option is the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. Yes, it is correct. ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू देता है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान करता है. फॉर व्हाट पर्पस? टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज. सिटीजन लिबर्टीज को सुरक्षित रखने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के उन आइडियल्स को बचाए रखने के लिए जिन पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. तो इट इज ट्रू बिकॉज यू नो दैट देयर इज आर्टिकल 13(2) in part 3 and the concept of judicial review is mentioned in article 13(2). though word is not mentioned in the article, ये शब्द आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया है, but the provision which is mentioned in article 13(2) is known as judicial review. 13(2) में लेकिन जो कुछ भी कहा गया है वो जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है. कॉन्सेप्चुअली इट इज नोन एज judicial review, and you know that it is adopted from American Constitution. So the option 2 is correct here. Option 2 is correct here. 1 is wrong, so B is answer. I have highlighted the answer already. So this is the third question, very conceptual. Now fourth, ये भी conceptual question है. वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज एंड मार्क्सिज्म. गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच जो कॉमन एग्रीमेंट है वो क्या है? 4 ऑप्शंस आर देयर. फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म. तो इन चारों में अगर आप देखें तो स्टेटलेस सोसाइटी का जो फिलॉसफी है, उसका जो गोल है, वो गांधी और मार्क्स दोनों के बीच में काफ़ी हद तक कॉमन है. क्लास स्ट्रगल नहीं है कॉमन, क्योंकि ये मार्क्स का कॉन्सेप्ट है. एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ हद तक है, अदरवाइज नहीं है. इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म ये गांधी में नहीं है. तो जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में जो स्टेटलेस सोसाइटी का गोल है, ये गांधी और मार्क्स के बीच ऑलमोस्ट कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी एंड स्टेटलेस सोसाइटी ये एम था एस्टैब्लिश करने के लिए गांधी और मार्क्स का. तो आंसर ए, ऑप्शन ए is correct. It was very philosophical in nature. बड़े ही दार्शनिक अंदाज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो 4th क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन इज in the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी के लिए पूछा गया है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट है, सबसे उपयुक्त है. एन एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. तो यू नो दैट ब्यूरोक्रेसी इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की तरीके से काम करती है. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हाथ पैर की तरीके से काम करती है. इट मीन्स द ड्यूटीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज एंड लॉ. ब्यूरोक्रेसी लॉज और पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी निभाती है.
ये इसका सबसे मेजर रोल है, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। तो द ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। आप जानते हैं इस बात को भली भांति, अच्छी तरीके से जानते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हम लोग शुरू में ही जब क्लास शुरू करते हैं तो शुरू के क्लास में ही सरकार क्या है, शासन क्या है, इन सारी बातों की चर्चा करते हैं, नौकरशाही क्या है। तो ऑब्वियसली conceptual question. The preamble to the Constitution of India is, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इधर। तो ये तो गलत है, क्योंकि आप जानते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। नो, लीगल इफेक्ट नहीं रखता है ना। आप ये जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, ये प्रेम्बल का फीचर होता है कि वो जस्टिफाइबल नहीं होता, वो न्याय योग्य नहीं होता। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बस बट हैज नो लीगल इफेक्ट, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। बट द फोर्थ वन इज a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts, it is also correct, it is also correct. Both statements are correct here. A is also correct and D is also correct. So both statements are correct, but you have to choose the most appropriate answer, most appropriate answer. यहाँ पर ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, ए भी ठीक है और डी भी ठीक है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। और इस तरीके के एक आध क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आते हैं। तो गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या है उसका, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये क्वेश्चन बनाया है। तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन ए और डी दोनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन अगर इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के करीब हम लोग जाएं, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के करीब जाएं, तो हम डी को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, डी को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज डी इज सेइंग a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. It means it has two meaning. First meaning is it has no legal effect. First meaning is it has no legal effect. पहला मीनिंग तो इसका यही है कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। एंड द सेकंड मीनिंग इज कि इसका लीगल इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अदर पार्ट से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, अदर पार्ट से इंडिपेंडेंट होकर के इसका लीगल इफेक्ट नहीं हो सकता, अदर पार्ट से इंडिपेंडेंट होकर के इसका लीगल इफेक्ट नहीं हो सकता। जो अन्य पार्ट हैं उन सारे पार्ट से अलग होकर के इसका लीगल इफेक्ट नहीं हो सकता। तो इट हैज टू मीनिंग, basically. So we can say that D has broader meaning than A. हम ये कह सकते हैं कि जो D की मीनिंग है वो A से ज़्यादा ब्रॉडर अप्रोच वाली है। तो D को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग रहेगा कि एग्जामिनर A को मानता है या D को मानता है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन की संभावना है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि डी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि डी का जो अप्रोच है वो ज़्यादा ब्रॉडर है ए के बजाय। तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। सही दोनों हैं। अगर आपने ए आंसर कर रखा है तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसे गलत मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा
कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पूछने के समय, वो ब्रॉडर व्यू से पूछता है या नैरो व्यू से पूछता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन इन पार्ट 4 of the Constitution of India, which one of the following statement is or are correct? तो they shall be enforceable by court। पार्ट 4 के बारे में है। आप जानते हैं पार्ट 4 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है। तो आप जानते हैं डीपीएसपी शैल बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट गलत है। ये आर्टिकल 37 कहता है कि ये इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट नहीं है। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, करेक्ट। आर्टिकल 37 डिक्लेयर करता है कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस इन मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 37 यह भी डिक्लेयर करता है, आर्टिकल 37 यह भी डिक्लेयर करता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो डायरेक्टिव्स हैं, ये गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं, शासन के लिए मूलभूत तत्व हैं, इसलिए लॉ मेकिंग में इसका पालन होना चाहिए। तो 2 and 3 आर करेक्ट आंसर हियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट can be made a minister in state for 6 months even if he or she is not member of legislature of that state। तो आर्टिकल 164 बताता है कि कब कोई व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है, और आर्टिकल 164 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति, आर्टिकल 164 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, अगर कोई लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो मेंबर ना होने पर भी वो 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। ये बात तो करेक्ट है, ये बात तो करेक्ट है, लेकिन ये कह रहा है अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, ये बात आर्टिकल 164 का पार्ट नहीं है। ये बात आर्टिकल 164 का पार्ट नहीं है, क्योंकि वोट की एलिजिबिलिटी अलग है, 18 ईयर्स मिनिमम एज की ज़रूरत है। मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी अलग है, क्योंकि एज 25 और 30 होनी चाहिए अलग अलग के लिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 होनी चाहिए, काउंसिल के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो जो क्राइटेरियाज हैं वोट के लिए और मिनिस्टरशिप के लिए वो अलग अलग हैं। तो आर्टिकल 164 इस शर्त को शामिल नहीं करता, इसलिए ये पूरा जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट का ऑप्शन है, वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्टली ट्रू है पार्टली रॉन्ग है। पार्टली ट्रू और पार्टली रॉन्ग है तो पूरा स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये कहता है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। ये कहता है अगर 5 साल के लिए पनिशमेंट मिल गया तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। ऐसा कोई भी लॉ हमारे देश में बनाया नहीं गया, काश बनाया गया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिलहाल ऐसा बनाया नहीं गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर, तो कोई भी ट्रू नहीं है, neither one nor two, neither one nor two, so both स्टेटमेंट आर रॉन्ग। यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो रॉन्ग है, यानी जो ऑप्शन है हमारा, जो ऑप्शन है हमारा वो डी होगा, डी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 9th क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एट एज ही और शी थिंक्स फिट। यस, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 85 कहता है कि प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो कहीं भी पार्लियामेंट को समन कर सकता है जैसा वो उचित समझे, टाइम और प्लेस दोनों पर। तो इट इज़ करेक्ट, इट इज़ करेक्ट, आर्टिकल 85।
सेकंड कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। तो इट इज रॉन्ग because constitution does not mention the number of sessions। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ सेशन मेंशन नहीं करता, नंबर ऑफ सेशन मेंशन नहीं करता। ये हमारे यहाँ कन्वेंशन है कि हम लोग 3 सेशन कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ये नंबर मेंशन नहीं करता, इसलिए ये गलत है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। यस, इट इज करेक्ट। सेशन इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 2 सेशंस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ सेशन आर रिक्वायर्ड बट नंबर ऑफ डेज आर नॉट रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ डेज आर नॉट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेज आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला सही है, पहला सही है और तीसरा सही है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नाउ 10th क्वेश्चन। कहीं कोई डाउट होगा, कहीं कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे अवश्य लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशन। राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर के बात के विषय में बात कहेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू नो दैट the matter in the matter of creating new all India services, the weightage has been given to राज्य सभा। राज्यसभा को वेटेज दिया गया है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 312 कहता है कि जब तक राज्यसभा ये ना बताए अपने प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर के 2/3 मेजॉरिटी से ये ना बताए कि नेशनल इंटरेस्ट में नई ऑल इंडिया सर्विस का गठन होना जरूरी है, तब तक पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विस का गठन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो वेटेज हैज बीन गिवन टू राज्यसभा इन दिस केस। एंड रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, राज्यसभा हैज नो राइट एट ऑल। मेकिंग कट मोशन, in this case also Rajya Sabha has no right at all. So only in the amendment of constitution Rajya Sabha and Lok Sabha enjoy the same power. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में राज्यसभा और लोकसभा के सेम पावर है। यहाँ तक कि आपने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर ज्वाइंट सेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। अगर कोई गतिरोध है दोनों के बीच में इस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल पर, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन सम्मन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो यहाँ दोनों के पास एक जैसी पावर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, एमपी लैट से जुड़ा हुआ, एमपी लैट से जुड़ा हुआ, ये पूरी तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो भारत या इस तरीके की बुक से आप इसको कवर करते हैं, या फिर करंट में जो मैटर कंटेंट चलता रहता है उससे आप कवर कर लेते हैं। एमपी लैट फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो एमपी लैट्स है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, ये जो फंड क्रिएट किया गया है ये इसीलिए क्रिएट किया गया कि जो लोकल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी रह जाती है तो ये सप्लीमेंट्री होगा। ये जो फंड है ये सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री होगा स्टेट के फंड के। तो निश्चित रूप से ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बी बेनिफिट टू SC/ST पॉपुलेशन। ठीक है, ये जरूरी है कि इनको भी मदद मिले। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। बजट के फंड होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। एमपी लैट्स के जो फंड हैं वो इस नेचर के नहीं होते, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 100% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरीवेयर। यस, इट इज करेक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती हैं, बेसिकली एमपी लैट्स के तहत जो पैसा निकलता है
ना। पैसा तो पार्लियामेंटेरियन का होता है, पार्लियामेंटेरियन का होता है, लेकिन बेसिकली जो पैसा निकाला जाता है वो पैसा हमेशा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के परमिशन से ही निकलता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के परमिशन से ही निकलता है। अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी परमिशन नहीं देगी तो पैसा नहीं निकलेगा, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अगर परमिशन देती है और पैसा निकलता है तो वो सुपरवाइज भी करे, इंस्पेक्ट भी करे, सुपरवाइज भी करे कि जो पैसा जा रहा है वो पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1 2 3, 1 2 3 जो लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 1 2 3, ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है 1 2 3, 1 2 3 इज करेक्ट आंसर। बहुत ही जनरल नेचर का क्वेश्चन था, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजिंग था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजिंग था, क्योंकि एमपी लैट्स को लेकर के आप लोग इतना केयरफुल होकर के पढ़ाई नहीं करते, इस तरीके के फैक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंफ्यूजिंग जरूर था आपके लिए। अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में जो टेम्परामेंट है अगर उसको कंसीडर करें तो बाहर निकल के तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का जो टेम्परामेंट है और निगेटिव मार्किंग के साथ कि अगर एक भी ऑप्शन गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस नज़रिए से ये नो डाउट ये क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजिंग था और डिफिकल्ट था। Which one of the following category of fundamental rights incorporates the protection against untouchability as form of discrimination? तो इट इज़ वेरी सिंपल ना, आप जानते हैं अनटचेबिलिटी कहाँ दी गई है, आर्टिकल 17 में दी गई है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड आर्टिकल 17 कहाँ आता है, आर्टिकल 14 to 18 इज अ इक्वालिटी क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, is a equality clause of the constitution, that is it describes the right to equality. आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी क्लॉज है, समता खंड कहते हैं इसे, ये समता खंड है, ये संविधान का समता खंड है, इक्वालिटी क्लॉज है। और ये जो इक्वालिटी क्लॉज है, ये जो समता खंड है, इस समता खंड में, इस इक्वालिटी क्लॉज में आर्टिकल 17 आता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, मुझे लगता है सभी बच्चों का सही हुआ होगा। 13th question, in India, separation of judiciary from executive is enjoined by the preamble, DPSP, 7th schedule, conventional practice. You know, in DPSP, Article 50 is there. Article 50 is there, though it is related to public services only, not in government, not in government. But according to our option, this option is correct. आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन होगा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, लेकिन कहाँ होगा, पब्लिक सर्विसेज में होगा, नॉट एट गवर्नमेंट लेवल, नॉट एट गवर्नमेंट लेवल। लेकिन ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन नहीं पूछा गया है, गवर्नमेंट लेवल है या फिर पब्लिक सर्विस लेवल है, तो आर्टिकल 50 क्लियरली स्टेट, आर्टिकल 50 में साफ साफ लिखा गया है। तो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 14th question, along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by. ये कह रहा है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्यूमेंट पेश करता है बजट के साथ, बजट पेश करता है, बजट के साथ डॉक्यूमेंट पेश करता है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट पेश करता है। कहाँ लिखा गया है, कन्वेंशन है, आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 नहीं है, क्योंकि 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है और विद सेपरेट अकाउंट्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होंगे और जो इनकम रेवेन्यू अकाउंट है वो अलग होंगे। तो रेवेन्यू अकाउंट अलग होंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होंगे, इसके साथ बजट पेश करने की बात करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट की बात नहीं करता। आर्टिकल 112, 110 भी मनी बिल है, सो इट इज नॉट रिलेटेड। 113 इज रिलेटेड टू ग्रांट, so it is not there. Provision of fiscal responsibility and budget management act, yes, under FRBM act,
Section 3 is there, and Section 3 of FRBM Act, FRBM Act का जो Section 3 है, Section 3 है वो ये बताता है कि बजट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर क्या क्या डॉक्यूमेंट रखेगा, और उसमें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट साफ तौर पे मेंशन है, क्लियरली मेंशन है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको काफी पर्याप्त था। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड बाय, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को, कॉन्सेप्ट में पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा है हम लोगों ने, संविधानवाद भी पढ़ा है। मेरी बुक के पहले ही पेज पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, आपने देखा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट। So every country has its own constitution, but it does not matter that there is a constitutional government. Every country can have its constitution, but it does not means that there is a constitutionalism. प्रत्येक देश में संविधान हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ संवैधानिक सरकार है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर संविधानवाद है, क्योंकि अगर संवैधानिक सरकार तभी मानी जाएगी जब वो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि तानाशाही नहीं होगी, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर नहीं होगा, डूज ऑफ गवर्नमेंट के साथ डोंट्स ऑफ द गवर्नमेंट भी मेंशन होंगे। डूज और डोंट्स दोनों मेंशन होंगे, और वो फॉलो किए जाते होंगे, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहलाएगा। तो लिमिटेड गवर्नमेंट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन सिंपल था, अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन of the polity, other than fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principle and provision of the Universal Declaration of Human Rights? ये कहता है ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन में कौन कौन सी बातें ये इंक्लूड करता है फंडामेंटल राइट के साथ। यानी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन तो है ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ, ये तो शामिल करते ही हैं, लेकिन इस फंडामेंटल राइट के साथ साथ इनमें से और कौन शामिल होता है? यस, प्रियम्बल शामिल होता है, प्रियम्बल इंक्लूड होता है, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, these goals are there, and these goals are also related to universal declaration of human rights. तो प्रियम्बल है, डीपीएसपी है, यस, देयर इज provision for education, for good health, for livelihood, so etc. So these provisions are also related to this declaration. तो preamble है क्योंकि तमाम राइट्स की बात करता है, गोल्स की बात करता है, डीपीएसपी भी है क्योंकि लिवलीहुड, एजुकेशन, इन सब की बात करता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों में तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, थर्ड वाले में कंफ्यूजन रहा होगा। तो आप जानते हैं आर्टिकल 29 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, और वो लोगों पर ड्यूटीज की भी बात करता है, तो लोगों पर ड्यूटीज इम्पोज करता है कि लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए सोसाइटी के प्रति, नेशन के प्रति, लोगों को अपनी ड्यूटी जरूर निभानी चाहिए। तो केवल इस प्रोविजन के कारण फंडामेंटल ड्यूटी भी इसका हिस्सा माना जाएगा। ये माना जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स को। तो ये तीनों इसके आंसर में शामिल होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों शामिल होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एग्जामिनेशन हॉल में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत पर्याप्त था, और आप अच्छे तरीके से कंफ्यूज हुए होंगे, खासकर इस थर्ड को लेकर के, फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के
आप अच्छे खासे कंफ्यूज हुए होंगे और बहुत बच्चों ने इस कंफ्यूजन में गलत भी किया होगा। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन इन इंडिया, फैक्चुअल क्वेश्चन था, मेयर फैक्ट, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन था। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन्स। ये कहता है कि जो भारत में लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं वो किस तरीके के फ्री लीगल सर्विस दे रही हैं और किन लोगों को दे रही हैं, किन लोगों को दे रही हैं। मेरे नज़रिए से ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं करता था क्योंकि जो ये लिमिटेशंस, जो ये लिमिट्स हैं इनकम की, ये नेशनल एजेंसी डिक्लेयर नहीं करती। आप जानते हैं कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया 1987 में, और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत नालसा बनाई गई है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाई गई है। पूरे देश के लिए वो लीगल सर्विस के लिए एक यूनिफॉर्म प्रोग्राम बनाता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है। स्टेट्स में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाई गई है, स्टेट्स में बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज बनाई गई हैं। तो जो ये लिमिट्स हैं, इनकम लिमिट्स हैं कि कितनी लिमिट तक कौन वीकर सेक्शन माना जाएगा, क्योंकि फ्री लीगल सर्विसेज आर फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अंडर आर्टिकल 39 कैपिटल ए, 39 ए एंड अंडर आर्टिकल 21 एम हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड free legal aid is fundamental right and article 39A। तो इन सारे आर्टिकल्स में फ्री लीगल सर्विस की बात की गई, इसलिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया। नालसा एक यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन की बात करता है पूरे देश में, और सारे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकता है, तमाम चीज़ें हैं इसके अधिकार में। कितने अमाउंट वाले लोग, कितनी अर्निंग वाले लोग वीकर सेक्शन माने जाएंगे और उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट, इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट। ये स्टेट का मैटर है और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो तय करें। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से ऐसा कोई यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन नहीं है। और हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई आता है या आना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन केवल और केवल नालसा पर पूछे जा सकते हैं। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पर इस तरीके के क्वेश्चन बनने की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो स्वाभाविक सी बात है आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहा होगा, इसलिए टफ भी रहा होगा, विशेषकर निगेटिव मार्किंग के दौर में तो और भी समस्या होती है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये, क्योंकि इस तरीके के फैक्ट आपको याद रहें ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पूरी लिस्ट है, और जो इनकम की ये लिस्ट है, अगर आप पूरे स्टेट को देखें, पूरे सारे स्टेट को देखें, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने एक सरसरी तौर पर पूरे स्टेट की लिस्ट को देखा होगा तो पर्सन विद एन एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपी, ठीक है ये, क्योंकि कुछ स्टेट में 1 लाख की इनकम है, कहीं पर 2 लाख की इनकम है। अलग अलग स्टेट में जो इनकम की लिमिट है वो अलग अलग है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। लेकिन अगर हम सारे स्टेट को फिल्टर करें यहाँ पर, तो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में देख सकते हैं कि जो मिनिमम लिमिट डिफाइन की गई है अलग अलग स्टेट के मुताबिक, तो वो 1 लाख रुपए है। राज्यों ने 1 लाख रुपए भी लिमिट डिफाइन की है। तो इस नज़रिए से ये सही है, इस नज़रिए से ये सही है। ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपी, यस, ट्रांसजेंडर को सभी स्टेट ने प्रोवाइड नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ने सभी राज्यों की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ने ट्रांसजेंडर के लिए डिक्लेरेशन नहीं किया है, विद इनकम डिक्लेरेशन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, और उसके मुताबिक 2 लाख की इनकम है अभी तक के लिए।
तो ये भी करेक्ट है इसके हिसाब से। ओबीसीज का कोई क्लासिफिकेशन किसी भी स्टेट में नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है, तो ये ओबीसी वाले फैक्टर पे ये ऑप्शन गलत है। सीनियर सिटीजन का क्लासिफिकेशन है, यस, सभी स्टेट में है ऑलमोस्ट, कुछ स्टेट में है ज़्यादातर, लेकिन सीनियर सिटीजन का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है सभी स्टेट के लिए, बल्कि इस पर भी कैप है। और इसके इसके लिए भी इनकम लिमिट डिफाइन की गई है, इनकम लिमिट डिफाइन की गई है, और उस इनकम लिमिट के अंदर ही अगर सीनियर सिटीजन आते हैं तभी वो फ्री लीगल सर्विस के लिए अथराइज होंगे, अदरवाइज वो फ्री लीगल सर्विस के लिए अथराइज नहीं होंगे। तो सारे सीनियर सिटीजन फ्री लीगल सर्विस के लिए अथराइज नहीं है। जो नालसा की वेबसाइट है ना, नालसा की जो वेबसाइट है, आप उस नालसा की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी लिस्ट, स्टेट की सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी, स्टेट की सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी, और उस लिस्ट के आधार पर आप इस क्वेश्चन के आंसर को चूज कर सकते हैं। तो आंसर आपका ए है, 1 एंड 2 इज करेक्ट, आंसर ए है। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में उस प्रेशर के बीच में इस क्वेश्चन को करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो 2020 के आईएएस प्री एग्जाम में पूछे गए थे। तो बहुत सरसरी तौर पर हमने तेजी के साथ इन सारे क्वेश्चन के आंसर लिए हैं, समझा भी है कि किस क्वेश्चन का आंसर अगर है तो क्यों है, एक्सप्लेनेशन भी हमने समझा है, ज़्यादा समय हमने नहीं लिया आपका। फिर भी अगर इन आंसर्स को लेकर कहीं कोई डाउट अगर आपके मन में होता है, कहीं कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। जो नीचे नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन और बेहतर कर लेंगे अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।